फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। कौन से फैक्टर है जो हमारी रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं, राइट। कल हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, उसके रेट लॉ क्या है, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, राइट। फर्स्ट फैक्टर क्या है भाई? कंसंट्रेशन, है ना। उसके ऊपर ही पूरा केमिकल काइनेटिक्स खड़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसके ऊपर से हमने रेट लॉ निकाले, राइट। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, राइट। प्रेशर, प्रेशर पर भी केमिकल काइनेटिक्स डिपेंडेंट होता है। गैसियस फॉर्म में उनका कंसंट्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, राइट। कोई रिएक्टेंट है हमारा, कोई रिएक्शन है हमारा, उसके अंदर रिएक्टेंट अगर गैसियस फॉर्म में है, राइट, सो वो गैसियस फॉर्म में उसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम? प्रेशर लेंगे, राइट। नेक्स्ट कैटालिस्ट, वी नो दैट कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या होता है रिएक्शन के ऊपर, हमें पता है। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले कैटालिस्ट के ऊपर, राइट। इनर्ट गैस, पीएच, ये दो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में। कहां पढ़ेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम में। नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कौन से टाइप की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। सो डिफरेंट 5 मेथड है भाई। कौन सी? फर्स्ट, बाय यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बाय यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमने पढ़ लिया अभी, राइट। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अलग-अलग फार्मूलाज है, उसके बारे में हमने स्टडी किया, राइट। सेकंड है भाई ग्राफिकल मेथड, उसमें ही हमने ग्राफ्स पढ़ लिए। बाय यूज ऑफ रेट लॉ वी कैन स्टडी द ग्राफ्स, राइट। थर्ड, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड इज व्हाट? इसके अंदर हाफ लाइफ के ऊपर से हम ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रेशियो वेरिएशन मेथड, और वी कैन से वांट ऑफ मेथड, और वी कैन से वांट ऑफ मेथड। एंड फिफ्थ इज आइसोलेशन मेथड। फिफ्थ इज आइसोलेशन मेथड। हर एक मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। ये दोनों मेथड हमने पढ़ लिए, ये दोनों मेथड हमने पढ़ लिए। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो दे कैन आस्क दिस इज अ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शंस ग्राफ, व्हिच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ग्राफ, राइट। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज कर सके कैसे पूछ सकते हैं, कैसे होता है ये इसमें रेट प्रेडिक्ट करना? सर हमें तो पता है कि ये ऑर्डर के लिए ये अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर पता नहीं है तो उसमें क्या होता है? ऑर्डर अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर अज्यूम करना पड़ता है, और वो अज्यूम ऑर्डर के ऊपर से हम फॉर्मूला लगाकर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी? रेट कांस्टेंट की। और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर एक केस में सेम आए, so we can say that given order is right, otherwise we have to assume another order, ठीक है। नेक्स्ट हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। हाफ लाइफ मेथड मतलब हाफ लाइफ का फार्मूला यूज होगा भाई। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर? इन जनरल बात करनी है हमें, राइट। सो t half is equal to 1 upon n minus 1 k 2 raised to n minus 1 minus 1 upon a raised to n minus 1, ठीक है भाई। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर, एनी ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कोई भी ऑर्डर। सो यहां से मैं कह सकता हूं दैट t1 half is inversely proportional to a raised to n minus 1. t1 half is inversely proportional to n minus 1. सो यही रिलेशन का यूज करके हमें ऑर्डर फाइंड करना है। कैसे भाई? अलग अलग केस के अंदर अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर दें, राइट, इफ वी चेंज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम टी हाफ विल आल्सो चेंजेस, राइट, बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ मतलब हाफ लाइफ डिपेंड करता है, राइट। सो इफ वी चेंज द इनिशियल कंसंट्रेशन द ऑर्डर और द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन आल्सो चेंज, राइट। सो अगर दो केस ले हम, दो केस, राइट, दो केस में टी हाफ 1 एंड टी हाफ 2, दोनों केस में अलग अलग हाफ लाइफ मिली, इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन A1 एंड A2 थे भाई, ठीक है। फॉर only one reaction
कोई भी एक रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने एक बार A1 लिया तो मुझे हाफ लाइफ मिला T12 मतलब T12 और अगर मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया इफ आई चेंज द कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन A2 at that time I got the half life T12 right so at that time what will be relation right so T12 is inversely proportional to A raised to n minus 1 so I can write that T12 is inversely proportional to A2 raised to n minus 1 है ना so I can write T12 upon T12 is equal to A1 raised to n minus 1 upon A2 raised to n minus 1 right therefore T12 upon T12 is equal to A1 upon A2 whole raised to n minus 1 है ना now ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया है ये भी आपका फॉर्मूला बन गया है ठीक है यही आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला हाफ लाइफ मेथड T12 upon T12 is equal to A1 upon A2 raised to n minus 1 हमें क्या फाइंड करना है भाई n फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है n बाकी के डेटा आपको गिवन होंगे A1 दिया होगा A2 दिया होगा T12 T12 सब कुछ दिया होगा राइट आपको ऑर्डर फाइंड करना होगा या फिर आप लॉग ले लें इस इक्वेशन का आप लॉग ले लें सो लॉग ले ले या नेचुरल लॉग ln ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है सो लॉग T12 upon T12 इज इक्वल टू अब इसका लॉग ले भाई तो ये पावर है वो आगे आ जाएगी सो n minus 1 log A1 by A2 कैसे हुआ भाई log A raised to B मुझे निकालना है तो ये क्या होगा B log A है ना ये B आगे आ जाते हैं पावर ठीक है सो B log A सो वही किया n minus 1 log A1 by A2 n minus 1 log A1 by A2 n minus 1 log A1 upon A2 ठीक है therefore n minus 1 is equal to log T12 upon T12 upon log A1 by A2 ठीक है ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो मैं प्रीफर करूंगा ये फर्स्ट वाला है भाई मैं प्रीफर करूंगा ये वाला फॉर्मूला ठीक है सो T12 upon T12 is equal to A1 upon A2 raised to n minus 1 or we can say n minus 1 is equal to log T12 upon T12 upon log A1 by A2 so this is the half life method ठीक है इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं दिखाता हूँ देखो if the initial concentration of reactants double then the half life of reaction also double then predict the order of the reaction मतलब भाई concentration double हो रहा है so suppose initial concentration first केस में A1 था तो A2 क्या होगा भाई 2A1 होगा है ना उसी तरह हाफ लाइफ भी डबल हो रहा है सो T12 अगर इनिशियल था तो T12 is equal to 2T12 राइट 2T12 बस यही फॉर्मूला में रखना है कैसे भाई T12 upon T12 is equal to A1 by A2 raised to n minus 1 ठीक है T12 क्या है भाई therefore T12 कितना है 2T12 upon T12 is equal to A1 upon A2 कितना है भाई 2A1 raised to n minus 1 देखो ये कट हो गया ये A1 भी कट हो गया राइट so therefore 2 is equal to 1 upon 2 raised to n minus 1 1 upon 2 raised to n minus 1 राइट अगर मैं इसको 2 कर दूं 1 upon 2 को मैं 2 कर दूं
तो ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 1/2 रेज टू माइनस एक्स, राइट, 2 रेज टू एक्स, अगर मैं इसको 2 रेज टू माइनस एक्स लिखूं, अगर मैं इसको 2 रेज टू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू एक्स। तो मैं 1/2 रेज टू एक्स को 2 रेज टू माइनस एक्स लिख सकता हूं, राइट। दैट्स व्हाई 1/2 को मैं 2 रेज टू 1 माइनस एन, इसको माइनस लगा दिया, 1 माइनस एन, राइट। सो ये क्या है भाई, 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 माइनस एन। यहां पर 2 की पावर कितनी है, 1 है, 2 की पावर कितनी है, 1, राइट। देयरफॉर 1 is equal to 1 minus n, 1 is equal to 1 minus n, therefore n इस तरफ आ गया और ये एक इस तरफ चला गया, so 1 minus 1 is equal to 0, right? So n is equal to 0. So this is a zero order reaction, this is a zero order reaction, right? Next by next question, ठीक है, next की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आया भाई, n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, n इज इक्वल टू 0। अगर आप इस स्टेप में आपको समझ में ना आया तो आप लॉग लेके कर सकते हो, ऐसा कोई सिंपलीफिकेशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है, लॉग पर से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, राइट। देखो लॉग पर से कैसे आएगा भाई, t हाफ 2 होता है 2 t हाफ 1, तो log 2 अपॉन a1 by a2 log 1/2, so log 1/2 ऊपर चला जाएगा, राइट, तो 1 1 कर दो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, therefore n minus 1 is equal to -1, -1 उस तरफ चला जाएगा, तो n is equal to 1 minus 1, 0 हो जाएगा भाई। सो कोई भी मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ if the initial concentration of reactant doubled, then half life become 1/4, then predict the order, ठीक है। चलो यहाँ पर log वाला फॉर्मूला लगा दें, log t half 2 upon t half 1 upon log a1 by a2 is equal to n minus 1। यहाँ पर क्या बोला है भाई, if initial concentration is double, मतलब a2 is equal to 2a1, right, and half life become 1/4, t half 2 is equal to 1/4 t half 1, इतना गिवन है आपको, बस इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, राइट। t half 2 कितना है, t half 1 divided by 4 कितना है भाई, t half 1 upon 4, ठीक है, t half 1 upon 4, ये t half 2 की वैल्यू रखी मैंने। a2 कितना है 2a1, a2 कितना है 2a1, ठीक है, t half 1 कट हो गया, राइट, t half 1 कट हो गया। So therefore n minus 1 is equal to log 1/4, log 1/4 upon log कितना है भाई 1/2, ठीक है, log 1/4 upon log 1/2, right। So log 1/4 upon log 1/2, therefore n minus 1 is equal to log 1/4 को मैं लिखूंगा माइनस log 4 अपॉन माइनस log 2, ठीक है। 1/4 को मैंने उल्टा किया, दैट्स व्हाई आगे माइनस का साइन, माइनस माइनस कट हो जाएगा भाई, माइनस माइनस कट हो जाएगा, इज इक्वल टू log 4 अपॉन log 2, n minus 1 is equal to log 4 अपॉन log 2। अब मैं log 4 को लिखूंगा भाई, देखो ध्यान से, log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 2, राइट। सो log 2 raised to 2 अपॉन log 2, है ना, log 2 raised to 2 अपॉन log 2 इज इक्वल टू log, अब 2 raised to 2, तो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा भाई, ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 2, ठीक है। सो log 2 कट हो गया, तो मुझे क्या मिला भाई, therefore n minus 1 is equal to 2 मिला, ये 1 उस तरफ चला गया, therefore n is equal to 3, therefore n is equal to 3, राइट। सो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है भाई, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन, कौन से ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, राइट। सिंपल है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कौन सा है, वॉन हॉफ मेथड या फिर
रेशियो वेरिएशन मेथड, वन ऑफ मेथड या फिर रेशियो वेरिएशन मेथड. सो नेक्स्ट इज रेशियो वेरिएशन मेथड, रेशियो वेरिएशन method, or we can say one-off method. So this method is based on a concentration of reactant, right? reactant की concentration के ऊपर से हम define करेंगे कि which order of this reaction, right? Now we know that rate is directly proportional to concentration of reactant raised to power n, right, where n is the order of reaction जो हमें ढूंढना है, right? So in two different cases हमने concentration of reactant change कर दी, so rate will also change, right, because it is directly proportional, right? That's why अगर second case का rate R2 है, right, first case का R1, in that time concentration of reactant C2 है, directly proportional है, तो वो हो जाएगा C2 upon C1, right? Rate of second case upon rate of first case. Initial concentration in second case, initial concentration in first case. Whole raised to what? N. Whole raised to n. Log पे ले सकते हैं हम. Log R2 upon R1 is equal to n log C2 upon C1. Therefore, log R2 upon R1 upon log C2 upon C1 is equal to n. ठीक है? So this is a ratio variation method with ratio variation method. ठीक है? Log R2 upon R1 upon log C2 upon C1 is equal to n, where n is the order of reaction. ध्यान रखना, हाफ लाइफ मेथड में फॉर्मूला थोड़ा उल्टा था, R2 upon R1 और यहाँ पर क्या था, A1 upon A2 is equal to n minus 1. So फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है? Now अब बात हो गई है if reactant is only one, ठीक है? ये ऐसे टाइप का रिएक्शन है, Na gives product P, जहाँ पर C1 and C2 इसके कंसंट्रेशन है अलग अलग केस में, राइट? बट अगर रिएक्शन ऐसे टाइप का है, राइट, सो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका x, इसका y, स्टोइकियोमेट्री ले लेते हैं x एंड y, राइट, x एंड y, कंसंट्रेशंस A1, फर्स्ट केस में A1 B1 ले लेते हैं, सेकंड केस में A2 B2. सो एट दैट टाइम क्या करेंगे, एट दैट टाइम R2 upon R1 is equal to rate in second case, rate in first case. R2 upon R1 is equal to A2 upon A1 whole raised to x, right? Stoichiometry is x, and B2 upon B1 whole raised to y, whole raised to y. y कहाँ से भाई, स्टोइकियोमेट्री कहाँ से आया, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर से, राइट? अब कोई मुझे पूछे ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, x plus y. So x plus y will be order of reaction, x plus y will be order of reaction. In case of this only single reactant and will be order of reaction, right? यहाँ पर अगर कोई थर्ड रिएजेंट भी आ जाए, C आ जाए, तो C2 upon C1 raised to Z, तो x plus y plus Z हो जाएगा. That's it, right? अब इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो दिखाता हूँ भाई. क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर्मूला याद रखना है, R2 upon R1 is equal to C2 upon C1 whole raised to n. R2 upon R1 is equal to C2 upon C1 whole raised to n. अगर दो अलग अलग रिएजेंट है, so R2 upon R1 is equal to A2 upon A1 whole raised to x, B2 upon B1 whole raised to y. ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ भाई. क्वेश्चन क्या है, if reactant R gives, question, if reactant R gives product P when concentration of R doubled, when concentration of R doubled, right? Then rate becomes 4 times. Then rate becomes
rate becomes 4 times. Then predict the order of the reaction. Predict order of the reaction. Predict order of the reaction. Simple by simple एकदम, right? Suppose रेट R2 upon R1. R2 कौन सा केस है भाई? जब रेट 4 टाइम्स हो गया तो पहले क्या गिवन है वो दिखा देता हूँ. R2 is equal to 4 R1 गिवन है. R2 is equal to 4 R1 गिवन है. क्यों? रेट becomes 4 times. So R2 is equal to 4 R1 and concentration अगर मैं C2 लेता हूँ, C2 and C1, तो C2 क्या किया है भाई? Concentration of R doubled. Concentration of R doubled. C2 is equal to 2 C1. ठीक है. फॉर्मूला पे फॉर्मूला देखो. R2 upon R1. R2 upon R1 is equal to C2 upon C1 whole raised to n. Therefore R2 कितना है? 4 R1 upon R1 is equal to C2. C2 is 2 C1. C2 is 2 C1 upon C1 whole raised to n. C1 C1 cut, R1 R1 cut. Therefore 4 is equal to 2 raised to n बचा. अब 4 is equal to 2 raised to n क्या होगा भाई? मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 raised to 2. 4 को लिख सकता हूँ 2 raised to 2. तो मुझे n क्या मिला? 2 मिला. n क्या मिला? 2 मिला. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये ध्यान से दो रिएजेंट वाला. इफ फॉर रिएक्शन A plus B gives P, if concentration of A half, then rate becomes 1 by 4. Right, full stop. यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गया. एंड इफ concentration of B doubled, then rate becomes doubled. Then predict the order of reaction. अब देखो भाई यहाँ कैसे करना है. फॉर्मूला पता है कौन सा लगाना है? कौन सा वाला? ये वाला. R2 upon R1 is equal to A2 upon A1 raised to X, B2 upon B1 raised to Y. But we have to find X and Y. कैसे करेंगे? अब देखो फर्स्ट वाले उस केस में उसने क्या किया है? कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ, देन रेट बिकम्स 1/4. मतलब क्या है? एट दैट टाइम दे डोंट चेंज कंसंट्रेशन ऑफ बी. बी की कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी. सो हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी एट दैट टाइम यूज करना नहीं है. सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है. कैसे? R2 upon R1 is equal to concentration of A is half. So A2 upon A1 whole raised to X. ठीक है. अब A2 कितना है भाई? A2 is equal to 1/2 A1. ठीक है. सो मैं यहाँ रख रहा हूँ A2 is equal to 1/2 A1. ठीक है. 2 नीचे आ गया. राइट. अब एट दैट टाइम क्या हो रहा है? हाँ, then rate becomes 1/4. So R2 क्या दिया है उसने? R2 is equal to 1/4 R1. तो उसकी भी वैल्यू रख देता हूँ 1/4 R1. ठीक है. R1 कट, A1 कट. तो मुझे क्या मिला यहाँ पर? 1/4 is equal to 1/2 raised to X. क्या है भाई? सेम इसके जैसा है, सिर्फ अपॉन में. That's why X is equal to 2. That's why X is equal to 2. मतलब my reaction is second order in terms of A. X मिला मुझे 2 second order. अब बात करते हैं B की. If concentration of B doubled, then rate becomes double. Right? अब बात करते हैं B की. Concentration of B at that time R2 upon R1 is equal to B2 upon B1 whole raised to X. Right? Whole raised to X. So क्या हो रहा है? If concentration of B is doubled, मतलब B2 is equal to 2B1, है ना? And रेट भी क्या हो रहा है? रेट भी डबल हो रहा है. R2 is equal to 2R1. ठीक है. So R2 is equal to 2R1 रख देता हूँ मैं भी. 2R1 and B2 is equal to 2B1. Right? Therefore 2 is equal to 2 raised to Y. सॉरी ये Y होगा भाई. Y होगा. ठीक है. 2 is equal to 2 raised to Y. अब ये क्या है भाई?
2 इज इक्वल टू 2 तो y क्या होगा 1 होगा, therefore y इज इक्वल टू 1। अब मुझे ऑर्डर बता दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस y, so is equal to 2 plus 1 is equal to 3, so my order of reaction is 3, order of reaction is 3। अब कोई मुझे पूछेगा सर एक ही स्टेप में a एंड b दोनों का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, क्यों? R2 upon R1 is equal to A2 upon A1 whole raised to x, B2 upon B1 whole raised to y। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर A2 की जगह लिख देता हूँ मैं A1 by 2, A1 by 2 और B2 की जगह लिख दूँ मैं क्या है 2B1, बट यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, कौन सा वाला लोगे, 1/4 वाला 4th टाइम हो गया या फिर डबल हो गया वो लोगे, राइट? सो यू कांट टेक साइमल्टेनियसली, राइट? दो अलग अलग स्टेप में ये सम करना पड़ेगा। अगर थर्ड रिएजेंट भी दिया होता तो 3 स्टेप में क्वेश्चन होता, राइट? सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा ऐसे, ठीक है? सो डोंट वरी, दिस इज ऑल अबाउट रेशियो वेरिएशन मेथड और वॉन्ट ऑफ मेथड, ठीक है? वॉन्ट ऑफ मेथड की बात हुई, अब बात करते हैं आइसोलेशन मेथड। उसके टर्म के अंदर ही आइसोलेशन, राइट? आइसोलेशन मतलब क्या? इफ आवर रिएक्शन कंटेन्स मोर देन वन reagent, so we keep one reagent in isolation by increasing concentration of it, by changing the concentration। और क्या करना है, उसको एक्सेस में ले लेना है। क्या लेना है? एक्सेस में लेना है, राइट? so by that we can predict the order of reaction। कैसे भाई, कैसे? अगर मेरे पास एक रिएक्शन है H2 plus I2 gives 2HI, right? H2 plus I2 gives 2HI, right? अब मैं किसी को पूछूं what is the order of reaction, कितना होगा? 2 होगा भाई, क्यों? इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है? दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 1 है, सो 1 plus 1 कितना होगा? 2 होगा, राइट? लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके बारे में स्टोइकियोमेट्री मुझे पता नहीं है, राइट? सो एट दैट टाइम क्या करना पड़ेगा? ये जो H2 है उसको मैं ले लूंगा एक्सेस में। कैसे लूंगा भाई? एक्सेस में ले लिया H2, सिर्फ I2 मेरे पास जो लिमिटेड अमाउंट में है वो, राइट? एट दैट टाइम आई मेजर द रेट, और उस रेट के ऊपर से मैं निकालूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो वो मिलेगा मुझे इन टर्म्स ऑफ I2, मतलब I2 की टर्म्स में मेरा रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, I2 की टर्म्स में मेरा रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, राइट? सो वो मिल जाएगा मुझे। सेकंड केस में क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? I2 को एक्सेस में ले लिया, ठीक है? सो एट दैट टाइम H2 इज इनलिमिटेड, सो रिएक्शन विल बी डिपेंड अपॉन ओनली एंड ओनली H2, नॉट ऑन I2, राइट? सो H2 के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है वो मुझे मिलेगा, y मिला, राइट? फिर x प्लस y करके मुझे n मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वही चीज हमने यहाँ की थी, राइट? एक का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, दूसरे का रहने दिया, दूसरे को आइसोलेशन में रख दिया, अलग कर दिया, भाई चल तो अभी निकल, तेरा काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए तेरा काम नहीं है, ठीक है? देखो फर्स्ट वाले केस में B को आइसोलेशन में रख दिया, B का यूज ही नहीं किया फर्स्ट में, सो एट दैट टाइम मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला 2 आया, राइट? और यहाँ पर क्या किया? फर्स्ट को A1 को आइसोलेशन में रखा, राइट? और उसका ऑर्डर निकाला, गेटिंग? सो वही चीज का यहाँ पर यूज करना है। इसके ऊपर से क्वेश्चन करता हूँ तो इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है भाई, क्यों कम है वो भी आपको पता चल जाएगा, दिखाता हूँ। क्वेश्चन A, B एंड C, कोई मेरा रिएक्शन है A plus B plus C gives product P, राइट? कोई रिएक्शन है A plus B plus C gives product P, उसके लिए कुछ डेटा दिया है मुझे, उसके लिए कुछ डेटा गिवन है अलग अलग केस में। केस 1 1.0 1.0 1.0 एट दैट टाइम रेट इज 2.0 into 10 raised to 3, 2.0 केस 2 1.0 1.0 4.0 into 3, third 1.0 2.0
1.0, 4.0 into 10 raised to 3, and fourth case 2.0, 1.0, 8.0 into 10 raised to 3. So predict the order. क्वेश्चन क्या है? predict order of the reaction and find rate constant k, राइट? ये क्वेश्चन मुझे पूछा है. देखो भाई, ये एक रिएक्शन दिया है a plus b plus c gives product p. ये रिएक्शन के लिए कुछ डेटा गिवन है. अलग अलग केस की बात हो रही है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. केस 1 में क्या है? तीनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया हुआ है, राइट? और रेट दिया है एट दैट टाइम 2 into 10 raised to 3. केस 2 ए का कंसंट्रेशन चेंज किया है, बाकी दोनों का रहने दिया है, डबल कर दिया है 2 मोलर. एट दैट टाइम रेट इज 4.0 into 10 raised to 3. थर्ड केस में बी का कंसंट्रेशन चेंज किया है, और फोर्थ केस में दोनों का चेंज किया है, बी का सिर्फ रह लिया है. ठीक है, सो ये डेटा गिवन है, इसके ऊपर से हमें रेट प्रिडिक्ट करना है, राइट? सो इस वाले सम में कैसे करना है? चेंज द डेटा. दो डेटा लेने हैं, लाइक कि एक ही रिएजेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो, बाकी दोनों सेम हो, राइट? मेथड यही है भाई, R2/R1 is equal to C2/C1 raised to n, राइट? बट कैसे करना है? अलग अलग रिएजेंट दिए, दैट्स व्हाई, राइट? सो ऐसे दो डेटा देखो कि जिसके अंदर कोई एक ही रिएजेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो. कौन सा है? केस 1 एंड केस 2. किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? ए का. बाकी दोनों सेम है भाई, बाकी दोनों सेम है, राइट? सो ये जो रेट में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आया होगा? ए की वजह से आया होगा. किसकी वजह से? ए की वजह से. दैट्स व्हाई R2/R1 is equal to A2/A1 raised to x, राइट? अब R2 कितना है भाई? 4 into 10 raised to 3. R2/R1 2 into 10 raised to 3 is equal to A2 कितना है? 2.0 अपॉन A1 कितना है? 1.0 whole raised to x, राइट? ये कट 2 to the 4, राइट? Therefore 2 is equal to 2 raised to x. Therefore x is equal to 1. So this reaction is of first order in terms of A only. A के टर्म्स में ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है. उसी तरह भाई B की बात करते हैं. B देखो, B का कौन सा केस लेंगे हम? ये वाला केस 1 and 3. देखो, A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा, C का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा. चेंज कहाँ हो रहा है? यहाँ पर B में ही सिर्फ चेंज हो रहा है, राइट? सो उसके लिए निकालते हैं. अगर मैं बोलूं R3, क्योंकि थर्ड केस है, R3/R1 is equal to कौन सा चेंज हो रहा है? B2/B1 whole raised to y. Therefore R3 कितना है भाई? 4 into 10 raised to 3. ये कितना है? 2 into 10 raised to 3 is equal to B2 कितना है? 2.0 1.0 whole raised to y. Same by same. Therefore 2 is equal to 2 raised to y. Therefore y is equal to 1 by. This reaction is of first order in terms of B. In terms of B की terms में first order की reaction है, right? Next C की बात करते हैं भाई. C कहाँ चेंज हो रहा है? देखो C, ठीक है, C यहाँ चेंज हो रहा है 4 and 2 में. देखो A सेम, B सेम, C अलग, राइट? दैट्स व्हाई अगर मैं बोलूं R4 फोर्थ केस अपॉन R4/R2 इज इक्वल टू C4/C2 होल रेज टू Z, राइट? दैट्स व्हाई R4 कितना है? 8 into 10 raised to 3 अपॉन R2 कितना है? 4 into 10 raised to 3 is equal to what by 2.0 upon 1.0 whole raised to Z. Therefore क्या होगा भाई? 2 is equal to 2 raised to Z. 2 is equal to 2 raised to Z. Therefore Z is equal to 1 only. ठीक है? So x भी 1 मिला, y भी 1 मिला, z भी 1 मिला. So तीनों के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है. अब
ऑल ओवर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, कितना होगा 3 होगा भाई। So this reaction is of third order reaction. This reaction is of third order reaction, right? Next क्या पूछा है, फाइंड k, k की वैल्यू पूछी है, k की वैल्यू, ठीक है। k की वैल्यू कैसे मिलेगी, रेट कांस्टेंट। अब मुझे रेट पता चल गया है, रिएजेंट मेरे पास है, आई कैन राइट रेट लॉ, आई कैन राइट रेट लॉ भाई। देखो रेट लॉ लिखता हूं ये रिएक्शन के लिए, रेट लॉ इज इक्वल टू k a raised to 1 b raised to 1 and c raised to 1, right? अब rate is equal to k a raised to 1 b raised to 1 and c raised to 1, right? अब मुझे कोई भी ये चार जो अलग अलग केस थे उसमें से कोई भी एक केस की वैल्यू रखनी है, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि रेट थर्ड केस का और उसकी कंसंट्रेशन सेकंड केस की, ऐसा नहीं, कोई भी एक केस की वैल्यू रख देनी है। सो आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट केस में रेट कितना है भाई, 2 into 10 raised to 3 इज इक्वल टू k मुझे निकालना है, a1 का कंसंट्रेशन 1.0, a2 का b का 1.0 और c का भी 1.0, तीनों की 1 पावर, सो ये पूरा हो जाएगा 1। सो अल्टीमेटली मुझे k मिला 2 into 10 raised to 3। यूनिट बता दो भाई, यूनिट मोल पर लीटर रेज़ टू 1 माइनस n क्या है 3 into सेकंड इनवर्स, और 1 minus 3 क्या होता है -2 into सेकंड इनवर्स। तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ k, ठीक है भाई, ये आ गई k की वैल्यू। सो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा कोई डेटा दे दिया और पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ c, इन टर्म्स ऑफ b, इन टर्म्स ऑफ a कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, तो आपको ये मेथड आनी चाहिए, राइट? अगर आपका थियोरी एग्जाम हुआ होता तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आया था, हमारे टाइम पे आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मेथड है। सो दिस इज अ आइसोलेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन मेथड, राइट? अब बात करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी वो कैसी थी, सिंपल रिएक्शन। सिंपल मतलब क्या भाई, एक रिएजेंट था उसमें से प्रोडक्ट मिल रहा था, दो रिएजेंट थे उसमें से प्रोडक्ट मिल रहा था, तीन रिएजेंट थे उसमें से प्रोडक्ट मिल रहा था, ऐसे रिएक्शन देखे। बट हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या ऐसे ही टाइप के रिएक्शन आते हैं, अलग अलग टाइप के दूसरे रिएक्शन आते हैं। A plus B gives product P as well as side product Q, right? A plus B रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? इसे कहते हैं ऑपोजिंग रिएक्शन, राइट? सो ये वाला क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसा भी होता है भाई, A plus B gives C which gives D and which gives ultimately product P, राइट? सो ऐसे ऐसे टाइप के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, हमने सिर्फ यही टाइप का रिएक्शन देखा। सो ये जो ये अलग टाइप की रिएक्शन है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन व्हिच देयर आर मोर देन वन स्टेप्स एंड आल्सो दे हैव इंटरमीडिएट्स, व्हाइल जो ये सिंपल रिएक्शन है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप्स, ठीक है। ऑल्सो देयर आर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर ऑर्डर एंड molecularity are different, right? But in case of elementary reaction क्या होता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है, ओनली वन स्टेप में, राइट? नो इंटरमीडिएट, राइट? ऑर्डर ऑफ
reaction and molecularity of reaction both are same, so this is the difference between complex reaction and elementary reaction. Elementary reaction means simple reaction, elementary reaction means simple reaction, ठीक है, elementary reaction or we can say simple reaction, right? So what is हाँ एक टर्म आई भाई यहाँ पर molecularity. What is molecularity वो भी देखते हैं हम, ठीक है, बट ये बात याद रखनी है, for complex reaction it contains more than one step, right? They have intermediates, their order and molecularity are different. सेम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है हर बार डिफरेंट हो, लेकिन most of case their molecularity and order are different. And elementary reaction में single step, no intermediate, and order and molecularity of the reactions are same, right? अब बात करते हैं molecularity of the reaction. क्या है भाई molecularity of reaction? Simple है भाई, molecularity of reaction is determined by the number of molecules involved in the reaction, right? Molecularity of reaction, molecularity of reaction, right? So क्या है भाई, defined as number of molecules involved in reaction, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन गिवन रिएक्शन, मतलब हमारी रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। देखा था भाई कैसे, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 gaseous it gives N2O4 plus half O2. For decomposition of HI gaseous it gives H2 gaseous plus I2, ठीक है। अब now tell me how many reagent molecules are involved? In this case only one, in this case only one, यहाँ पर कितने हैं, 2 है भाई, in this case only one और यहाँ पर 2 है, so this is a unimolecular reaction, unimolecular reaction, और we can say molecularity of this reaction is 1 और इसकी molecularity कितनी है भाई 2, तो इसे कहेंगे बायमोलिक्यूलर, इसे कहेंगे बायमोलिक्यूलर, राइट। सो दिस इज अ मोलिकुलरिटी। अब कोई मुझे पूछे सर ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, देखो कितना होगा, 1 ही रिएजेंट, उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो ऑर्डर भी क्या होगा 1 ही होगा, मोलिकुलरिटी भी क्या हुई 1 हुई, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 2 है, सो ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, राइट। सो molecularity and order both are same, so this is a elementary reaction, these both are elementary reaction। but complex reaction क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ। complex reaction A plus 2B plus C gives product, A plus 2B plus C gives product P, right? ये complex reaction है सर, सीधा तो है रिएक्शन, लेकिन इसका मैकेनिज्म लिखा मैंने, क्या है मैकेनिज्म, A plus B plus C gives D, right? B plus D gives E, E plus B, so इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, right? So A gives F and ultimately F gives product P, F gives product P। अब बताओ क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट एट ऑल, राइट। दिस इज अ मैकेनिज्म। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इन इट्स मैकेनिज्म, राइट। अब ये सारे क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके ऑर्डर अलग अलग होगी, इसके मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनकी मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी और ऑर्डर भी अलग होगा। तो सर इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, राइट। तो हमने ऑर्गेनिक में कभी देखा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
क्या सुना है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वी कैन से स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप। तो पूरी मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या फिर जो स्लो स्टेप है, उसका ऑर्डर या उसका मोलिकुलरिटी जो है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सपोज ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसका ऑर्डर क्या है भाई? 2 है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मोलिकुलरिटी सारे स्टेप की अलग अलग होगी, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि विच इज अ स्लो स्टेप और विच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, थोड़ा इसको ढंग से समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of reaction, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आई टोल्ड यू, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी बोथ आर सेम बट नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन है, देयर आर सम आल्सो एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस, hydrolysis of ethyl acetate, ethyl acetate, ethyl acetate, hydrolysis of ethyl acetate, acid catalyzed भाई, ये एक टर्म इंपॉर्टेंट, acid catalyzed hydrolysis of ethyl acetate। इक्वेशन लिखता हूँ भाई, ethyl acetate C2H5 sorry CS3COO C2H5 plus H2O H plus gives CH3COOH plus C2H5OH ethanol and acetic acid. This is a hydrolysis of ethyl acetate, ethyl acetate कई बार देखा हुआ होगा, राइट। फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल में आता था, राइट, काइनेटिक्स, राइट। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ मुझे। सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी बताओ, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, मॉलिक्यूलरिटी 2, राइट, बायो, राइट, 2 मॉलिक्यूल, राइट, बायोमॉलिक्यूलर। अब ऑर्डर बता दो मुझे। सर एलिमेंट्री रिएक्शन तो ऑर्डर भी कितना होगा? 2 होगा, लेकिन गलत, इसका ऑर्डर होता है कितना होता है? एक्चुअल ऑर्डर इज 1। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर नॉट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, व्हाई, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, ये क्या है? वाटर है, वाटर है। अब वाटर का अमाउंट जो होता है वो एक्सेस में होता है, क्या होता है? एक्सेस में होता है। दैट्स व्हाई वो रेट में, रेट को डिफाइन करने में पार्ट नहीं लेता, राइट। आइसोलेशन मेथड, बाय टेकिंग वन रिएजेंट इन एक्सेस, बाय टेकिंग वन रिएजेंट इन एक्सेस। तो वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, दैट्स व्हाई वो रेट डिटरमाइनिंग में पार्ट नहीं लेता। सो हमें वाटर को वहां पर कंसीडर करना नहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सो ये याद रखना है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर यहां पर बोल दे बेस कैटेलाइज, अगर यहां पर बोल दे बेस कैटेलाइज, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? एट दैट टाइम ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। तो अगर बात करें एसिड कैटेलाइज रिएक्शन की, एसिड कैटेलाइज्ड, तो ऑर्डर इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर,
और अगर बेस कैटालाइज की बात करें तो ऑर्डर विल बी सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सो ये याद रखना है, ऑर्डर डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन order and molecularity both are same, but for complex reaction these are different। एक और एग्जांपल है भाई, एक और एग्जांपल, कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस, कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस वो भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, वो भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, वो भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सो ये भी याद रखना है। हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर बोथ आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मींस लाइक, नॉट एग्जैक्टली बट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या याद रखना है, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप is the same as the order of the overall reaction। मतलब मैंने अभी बताया जो स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका जो ऑर्डर है, उसका जो मॉलिक्यूलरिटी है, that is the overall order of the reaction, right? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल तो नहीं, टाइप्स देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का और उसके ग्राफ्स, राइट? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड ग्राफ्स। First is parallel reaction, parallel reaction। ठीक है, second is consecutive reaction and third is reversible या फिर opposing reaction। ठीक है, ये तीन के बारे में बात करना है। What is parallel reaction? मतलब पैरेलली दो टाइप के, तीन टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज पैरेलल रिएक्शन। कंसेक्यूटिव रिएक्शन, कंसेक्यूटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन आगे जा रहे हैं, राइट? मोर देन वन स्टेप रिएक्शन में। ऑपोजिंग रिएक्शन मतलब वन टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके ऊपर से कुछ ग्राफ दिखा रहा हूं भाई। सो फर्स्ट इज पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट इज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन ए, कोई एक रिएजेंट है ए, उसमें से प्रोडक्ट बन रहा है बी एंड सी, उसमें से प्रोडक्ट बन रहा है बी एंड सी। सपोज फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 है और सेकंड स्टेप का K2 है। क्या है भाई, K1 एंड K2। अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, राइट? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब दो ग्राफ क्यों भाई, दो अलग अलग केसेस। कौन से केसेस? K1 इज ग्रेटर देन K2 या फिर K2 इज ग्रेटर देन K1, राइट? अब ये क्या दिखाता है भाई, K1 इज ग्रेटर देन K2। अगर K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 तो B होगा, वो होगा मेन प्रोडक्ट। B होगा, वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर K2 इज ग्रेटर देन K1 है, इफ K2 इज ग्रेटर देन K1 देन C विल बी मेन प्रोडक्ट एंड B विल बी बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसके ऊपर से ग्राफ दिखाता हूं, राइट? अब देखो A तो दोनों केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, दोनों केस में डिक्रीज होगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों केस में A डिक्रीज होगा, लेकिन B एंड C अलग अलग होंगे। कैसे होंगे दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, K1 इज ग्रेटर देन K2, तो K1 मतलब B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू C, राइट? लेकिन अगर K2 इज ग्रेटर देन K1 तो क्या होगा, C की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B, ठीक है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ पैरेलल रिएक्शन। अब देखते हैं भाई कंसेक्यूटिव रिएक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव रिएक्शन, राइट? कंसेक्यूटिव रिएक्शन मतलब व्हाट इज कंसेक्यूटिव रिएक्शन? A will give B will further give C, A will give B will further give C, right? Suppose
K1 and K2 are the rate constant of both steps, right? K1 फर्स्ट स्टेप का और K2 सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट है, राइट? अब इसमें भी दो ग्राफ, कौन से ग्राफ? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. सेम कंडीशन, if K1 is greater than K2, if K2 is greater than K1. ठीक है, ये किसका ग्राफ होगा? K1 is greater than K2 and ये होगा K2 is greater than K1, राइट? अब देखो भाई ये ग्राफ ध्यान से, राइट? जो A है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, राइट? A है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, राइट? C अल्टीमेटली C इज अ प्रोडक्ट, तो उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा भाई, ऐसे कुछ बढ़ेगा, ठीक है? ये जो C है, सॉरी ये A है, इसका कंसंट्रेशन C का भी बढ़ेगा, राइट? क्योंकि ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है और ये रिएजेंट है, तो रिएजेंट का कोई भी होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 होगा या K2 इज ग्रेटर देन K1 होगा, दोनों केस में A का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा ही होगा, राइट? और एट द लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ C विल बी इंक्रीजेस, बट जो चेंज है वो कहां पर है? B में है, राइट? इफ K1 इज ग्रेटर देन K2 मतलब K अच्छे से फॉर्म हो रहा है, जल्दी जल्दी फॉर्म हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा, क्या होगा? दिस इज अ B, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ B, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ B, बट इफ K2 इज ग्रेटर देन K1 मतलब जैसे ही थोड़ा B फॉर्म हुआ, इंस्टेंटली C फॉर्म हो जाएगा, वो B की कंसंट्रेशन को ज्यादा बढ़ने देगा नहीं, बिकॉज जो B टू C बनने का रिएक्शन है वो फास्ट है, वो कैसा है? फास्ट है, दैट्स व्हाई B का कंसंट्रेशन कुछ इस तरह होगा, ठीक है? तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट ग्राफ, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, राइट? JAM 2020 उसमें से क्वेश्चन आया था इसके ऊपर से, ये दोनों ग्राफ को उसने मिक्स कर दिया था, दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया, कुछ ऐसा रिएक्शन था, ये कौन सा है? पैरेलल है, देखो पैरेलल रिएक्शन, राइट? उस से ऊपर से यहाँ कुछ प्रोडक्ट बना है, ठीक है? इसको भूल जाओ, कौन सा रिएक्शन है? पैरेलल, लेकिन इसको देखो अभी A to B to B कौन सा है? कंसेक्यूटिव। इस पर से ऊपर से उसने ग्राफ दिया था, दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया था भाई, और अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे, मल्टीपल सिलेक्ट में देख सकते हो, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क का, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं भाई ऑपोजिंग रिएक्शन के ग्राफ की, ऑपोजिंग रिएक्शन या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑपोजिंग रिएक्शन, ठीक है? A B, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को बोलूं मैं Kf और बैकवर्ड को बोलूं Kb, अब K1 K2 भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसके भी दो ग्राफ भाई, कौन से? Kf इज ग्रेटर देन Kb एंड Kb इज ग्रेटर देन Kf, इसमें भी दो ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, ठीक है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. अब फर्स्ट ग्राफ कौन सा होगा? K फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन K बैकवर्ड. सेकंड होगा K बैकवर्ड इज ग्रेटर देन K फॉरवर्ड, राइट? यहां देखो भाई, K फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन K बैकवर्ड. K फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन K बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे से जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे से जा रहा है, मतलब B अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, B अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है? अब A का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होना ही होना है, तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है? ये इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन होगा, दैट्स व्हाई वी कांट टेक, ओरिजिन से भी ले सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, ठीक है? सो अब ये जो रीजन है ना, वो क्या है? इक्विलिब्रियम. वो क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो ये बात हुई Kf इज ग्रेटर देन Kb. यहाँ बात करते हैं Kb इज ग्रेटर देन Kf, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन अच्छे से हो रहा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, मतलब B फॉर्म हो नहीं रहा है अच्छे खासे अमाउंट में, जितना अमाउंट यहाँ पर था उतना अमाउंट नहीं होगा, तो ये कुछ कम अमाउंट में फॉर्म होगा, कम अमाउंट में फॉर्म
होगा, राइट। दैट्स व्हाई ये ए की कंसंट्रेशन को कभी भी एक्सीड नहीं कर पाएगा। ए की कंसंट्रेशन के बी की कंसंट्रेशन कभी बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, ए की कंसंट्रेशन से बी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ए की कंसंट्रेशन को वो कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा, जैसा यहाँ पर एक्सीड किया है वो यहाँ नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अब जो आगे आगे होगा ये वो इक्विलिब्रियम होगा, वहां पर कभी कुछ चेंज नहीं होगा। जो कंसंट्रेशन है वो जो यहाँ पर है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी रिएक्शन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो वी कैन से दैट कि टेम्परेचर कुछ तो इफेक्ट करता है, क्यों, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सो मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज मोशन rate of reaction also increase, simply we can think that, right। so वही है कि if we increase the temperature rate of reaction also increases, right। so this is given by temperature coefficient theory, this is given by temperature coefficient theory, right। ये theory में बताया गया कि if temperature is rise to 10 degree Celsius, right, if temperature is rise to 10 degree Celsius the rate of reaction doubles or sometimes is triples, right। so वो दिखाता हूँ मैं, देखो it is commonly experienced that increase of temperature has a marked effect on the rate of chemical reaction, right। according to this theory temperature coefficient is equal to rate constant at some temperature upon rate कांस्टेंट, मतलब उसको मैं अगर K2 बोलता हूँ और इसको K1 बोला, राइट, एट सम टेम्परेचर, राइट, इज इक्वल टू 2 और समटाइम्स it is near to 3, it is near 3, sometimes most of case it is 2 but sometimes 3। अब देखो ये क्या है, रेट कांस्टेंट 2 at some temperature, which temperature, T plus 10, at temperature T plus 10, ये important है भाई, क्या है ये टेम्परेचर T plus 10 और ये कौन सा है, रेट कांस्टेंट एट T, राइट। मतलब सपोज कोई रिएक्शन है उसका T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T plus 10 टेम्परेचर पर उसका रेट K2 है, रेट कांस्टेंट। सो ये जो K2 upon K1 है that is called temperature coefficient, that is called temperature coefficient। so ये याद रखना है, right। if temperature is raised by 10 degree Celsius then the rate becomes near to double, right। so ये double हो जाता है, that is called temperature coefficient theory, right। now the term comes activation energy। what is activation energy of a reaction, right। so activation energy is that the energy required to initiate the reaction, right, the minimum amount of energy required for a molecule to initiate the reaction, right। energy profile diagram से draw करके दिखाता हूँ, right। so that is energy and extent of reaction, ठीक है। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है भाई, यहाँ पर रिएजेंट की कुछ एनर्जी होती है और ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ये क्या है भाई, रिएजेंट्स एनर्जी, और ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। रिएजेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की, रिएजेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से थोड़ी हाई है, राइट। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ 0 पर नहीं है, मतलब रिएजेंट हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इटसेल्फ, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन पोजेस अ गिवन मॉलिक्यूल। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी गई तो वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, उसके जो बॉन्ड्स है इट विल बी ब्रेक,
राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। सो रिएजेंट को अगर प्रोडक्ट बनना है, रिएजेंट को अगर प्रोडक्ट बनना है तो इट हैव टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना है और फिर वो जाके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, राइट। सो उसको कुछ एनर्जी मिली, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो एनर्जी उसकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, थ्रेशोल्ड पर पहुंचा और उसके बाद वो आया प्रोडक्ट पर, राइट। सो ये थ्रेशोल्ड पर कुछ इंटरमीडिएट भी बनता है समटाइम्स, राइट, कुछ इंटरमीडिएट भी होता है, सो दैट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट, और ये है प्रोडक्ट, राइट। अब बात करता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज, सिंबल इज EA, एक्टिवेशन एनर्जी इज EA, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब अगर मुझे वो फाइंड करनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, भाई मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब देखो एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है भाई, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये पूरी, राइट, इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, माइनस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल ऑलरेडी हैव, राइट, उसके नॉर्मल स्टेट में भी उसके के पास कुछ एनर्जी तो है, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो ये जो एनर्जी मिलती है इतनी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। एक और चीज, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मोर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जितनी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी उतना ही उस पर टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो दिखाता हूं आगे, राइट। सो अब देखो, एक रिएजेंट उसको प्रोडक्ट बनना है तो उसको ये एनर्जी बैरियर पार करना होगा, दैट इज एनर्जी बैरियर। हमें कहीं जाना होता है, राइट, कोई ट्रिप पर जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, राइट, सो बीच में बैरियर आता है भाई ऐसा, राइट, यहाँ पर हमें यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। बैरियर हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो to form product, reagents have to cross the barrier, there is a energy barrier between reagents and product। देखो भाई ये एक barrier है, right, there is a energy barrier between reactant and products, right। अब आता है भाई Arrhenius equation। Arrhenius equation क्या है, it gives the relation between rate constant and temperature of the reaction, right। गिवन टेम्परेचर पर हमारा कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा, उसका जो रिलेशन देता है, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है भाई आर्हेनियस इक्वेशन, याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, K इज इक्वल टू A e रेज टू माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT, ठीक है। दिस इज नोन एज Arrhenius equation, this is known as Arrhenius equation, where K is rate constant of reaction, rate constant of reaction, right। फिर A क्या है भाई, Arrhenius pre-exponential factor, right। or we can say Arrhenius parameter, ठीक है, Arrhenius parameter। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। R इज गैस कांस्टेंट भाई, गैस कांस्टेंट है ना, R 0.08.314 जूल पर केल्विन पर मोल, अलग अलग फॉर्म में उसके है, राइट, यूनिट्स है, राइट। सो R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, राइट। अब बात करते हैं आर्हेनियस पैरामीटर की, राइट, आर्हेनियस पैरामीटर A, राइट। देखो अगर मुझे यूनिट की बात करनी है तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है,
ये क्या है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो उसका कुछ यूनिट होगा नहीं, e की पावर में तो उसका कुछ यूनिट नहीं होगा, तो दिस इज यूनिट लेंथ। तो अगर मैं a का यूनिट बात करूं, यूनिट ऑफ a तो क्या हो जाएगा सेम एज k। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा फॉर गिवन ऑर्डर रिएक्शन दैट विल बी आल्सो आरएमएस पैरामीटर्स यूनिट। ठीक है, तो ये बात हो गई यूनिट की, राइट। एक और क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि हाउ टू डिफाइन आरएमएस पैरामीटर, राइट। सो एट t is equal to infinity, जो k की वैल्यू आती है that is called a। कैसे भाई, कैसे देखो, इस इक्वेशन में t की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, so k is equal to a e raised to minus e upon r into infinite। अब आप कुछ भी रख दो, r की वैल्यू रख दो, e की वैल्यू भी कितनी भी रख दो, राइट। ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 1 upon infinite क्या होता है भाई, 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा a into e raised to power 0। किसी की भी 0 पावर मतलब क्या 1, किसी का भी 0 पावर मतलब 1, अल्टीमेटली क्या होगा k is equal to a। So we can define the RMS parameter, the rate constant is equal to a when t is infinite Kelvin, ठीक है। तो this is all about Arrhenius parameter, this is Arrhenius equation, right। अब बात करते हैं Arrhenius integrated rate, integrated Arrhenius equation क्यों यूज होता है भाई, इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन क्यों यूज होता है भाई इसका। देखो समटाइम्स वी हैव टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, राइट, बट वी कैन हैव के's वैल्यू। रेट लॉ पढ़ा हमने, k की वैल्यू मिल सकती है, राइट, r एंड t की वैल्यू हमें मिल सकते हैं इजीली। r की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, t की वैल्यू हमारा गिवन टेम्परेचर। सो ये सारी वैल्यू अगर है हमारे पास, a की वैल्यू भी हम फिक्स कर सकते हैं, राइट, वो तो फिक्स ही है क्योंकि वो पैरामीटर है, राइट, कांस्टेंट है, राइट। सो अगर मुझे E की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर अ गिवन रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, तो दैट टाइम आई हैव टू यूज इंटीग्रेटेड आरएनएस इक्वेशन। कैसे भाई, कैसे दिखाता हूं, देखो K is equal to A e raised to minus E upon RT, ठीक है, log ले लो भाई, log या फिर ln is equal to ln K is equal to ln A into ln e raised to minus E upon RT। अब देखो भाई ln और log में फर्क क्या होता है, log 10 to the power बेस होता है और ln होता है e के बेस पर, राइट। अगर मैं लिखूं log x तो उसका मतलब क्या होता है log x to the base 10। अगर मैं लिखूं ln x तो ln x का मतलब क्या होता है ln x to the base e। यहाँ मैंने क्या लिखा ln e, यहाँ मैंने लिखा ln e raised to e upon RT to the base e। अब मुझे ये तो पता है भाई, ये जो पावर है किसी की भी पावर, राइट, x raised to अगर 10 है यहाँ पर, ये पावर नहीं है भाई, ये तो ऑलरेडी बेस होता ही है फिक्स, ये वाला अगर यहाँ पर 10 है तो ये 10 आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है 10 ln x, ठीक है, तो ये हो जाता है 10 ln x। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये अपॉन RT पूरा आगे आ जाएगा, ये अपॉन RT पूरा आगे आ गया और अंदर क्या बचा ln e टू द बेस e। अब देखो log 10 टू द बेस 10 एंड ln e टू द बेस e दोनों क्या होता है 1 होता है, दोनों क्या होता है 1 होता है। तो ये जो पूरा लिखा मैंने, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा लिखा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ये अपॉन RT इंटू 1, ठीक है। तो ये बचा माइनस ये अपॉन RT। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया अगर, तो ये आएगा ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ये अपॉन RT, ठीक है। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अगर मेरे पास दो अलग अलग केस हैं जिसके टेम्परेचर अलग अलग है T1 एंड T2 whose rate constants are K1 and K2 accordingly respectively।
T1 का रिस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट K1, T2 का रिस्पेक्टिव K2, राइट। सो अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है सो मैं लिख सकता हूँ ln K2 इज इक्वल टू ln A। अब A की वैल्यू फिक्स रहेगी भाई, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, पैरामीटर है, माइनस EA की वैल्यू भी फॉर अ गिवन रिएक्शन। देखो यहाँ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही है, जो रिएक्शन है वही है, तो उसकी EA की वैल्यू भी सेम रहेगी, R की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है अपॉन T2। मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, T2। उसी तरह ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ये पूरा टर्म ln A माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ln A माइनस ln A, एक स्टेप लिख देता हूँ, ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln A माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है भाई। अब देखो कट क्या हो रहा है, ln A कट हो गया, ठीक है। बचा क्या, सॉरी, अब देखियो ये ln माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस। अब देखो क्या बचा, इज इक्वल टू ये वाली टर्म पॉजिटिव है, सो EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ln K2 माइनस K1 को ln K2 अपॉन K1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्यों, ln B माइनस ln A इज इक्वल टू ln B अपॉन A लिख सकता हूं, ठीक है। अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई होता ln B इंटू A, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा भाई। सो ये क्या बन गया, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। सो अल्टीमेट इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से E अपॉन R कॉमन निकल गया, EA अपॉन R कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो आपको K1 K2 की वैल्यू दे सकते हैं, T1 T2 की वैल्यू भी दे सकते हैं, आपको EA एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन आया था भाई 2019 में, देख लेना, ठीक है। और असाइनमेंट में मैं डाल दूंगा, असाइनमेंट में देख लेना, ठीक है, असाइनमेंट में पक्का डालूंगा। सो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूलाज रटे होने चाहिए आपको, ध्यान से, फॉर्मूलाज शुड बी लर्न, कोई भी प्लस माइनस कोई भी चेंज चलेगा ही नहीं, कोई भी मिस्टेक अलाउ ही नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला शुड बी लर्न, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज में गड़बड़ी की तो भूल जाओ, राइट। एक क्वेश्चन के लिए कुछ ही सेकंड मिलते हैं, एक आध मिनट 1.5 मिनट मिलती है, तो उस 1.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट फॉर्मूलाज। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर से, आर्हेनियस इक्वेशन क्या देता है भाई, आर्हेनियस इक्वेशन क्या देता है, रिलेशन बिटवीन K एंड T, क्या देता है, K एंड T, क्यों, K इज इक्वल टू A e रेज टू माइनस E अपॉन RT, तो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन K एंड T। तो वी कैन से रेट एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देता है, क्या देता है, रेट एंड टेम्परेचर बीच का भी रिलेशन दे सकता है, ठीक है। सो इसके ऊपर से ग्राफ भी आ सकता है, कैसा ग्राफ दिखा रहा हूँ, कैसा ग्राफ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ln K वर्सेस 1 अपॉन T फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो। अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन हर एक ऑर्डर के रिएक्शन के लिए सेम है, आर्हेनियस इक्वेशन हर एक के लिए क्या है, सेम, क्या है भाई,
k इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी फॉर ऑल ऑर्डर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये सारे रिएक्शन सारे टाइप के ऑर्डर के लिए सेम है, बट चेंज क्या होगा, के चेंज होगा। ठीक है, सो वो ध्यान रखना है आपको, राइट। सीधा सीधे के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर के को सिंप्लीफाई करके कुछ पूछे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना जरूरी होगा एट दैट टाइम। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। सो ये सिंपल देखते हैं, ln k वर्सेस 1/t। एक और ग्राफ है भाई, k या फिर वी कैन से रेट वर्सेस t का। ठीक है, t मतलब टेम्परेचर। एक और ग्राफ ln t हाफ वर्सेस 1/t। इसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर, तीनों ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए। देखो दिखाता हूँ क्या है ln k। पहले मुझे फॉर्मूला लिखना है k इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ln चाहिए। ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू ln a, ये आ गया आगे माइनस ई ए अपॉन आर टी, अभी बताया था, राइट। सिंप्लीफाई कैसे होता है, ln e टू द बेस e, तो ये 1 हो जाएगा, सो e अपॉन आर टी आगे आ गया, राइट। सो ln k। अब देखो जो मुझे चाहिए था मिल गया। ठीक है, क्या है ये, ln k है, यहाँ पर क्या है 1/t है, राइट, इज इक्वल टू, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, y इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या है m है, mx प्लस c, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। ये क्या है माइनस ई ए अपॉन आर, तो ये है अल्टीमेटली माइनस एम एक्स प्लस सी। क्यों भाई, ई ए माइनस है और सी क्या है ln a, c क्या है ln a, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। कल ग्राफ करवाए थे, राइट। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी कौन से टाइप का होता है, कैसा ग्राफ होता है, दिस वन। m क्या है, स्लोप क्या है यहाँ पर, माइनस ई ए अपॉन आर, माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, दिस इज अ स्लोप, और x है 1/t ln k y, और c ln a, मतलब ये कितना डिस्टेंस है, कितना है ln a। ठीक है, ln a। अगर पूछे log k वर्सेस t, log k वर्सेस t, तो क्या होगा भाई, जो ln k है उसके बदले log आ जाएगा। अब log को ln में कैसे कन्वर्ट करना है, ln k इज इक्वल टू 2.303 log k। ठीक है, मतलब यहाँ पर हर जगह 2.303 लगा देना है। 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब 2.303 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, बट इसके अपॉन में आ जाएगा 2.303, तो यहाँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन क्या हो जाएगा स्लोप, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बस इतना ही चेंज होगा, माइनस 2.303 आर। ठीक है, अब बात करते हैं K वर्सेस टेम्परेचर की, बात करते हैं K वर्सेस टेम्परेचर। K इज इक्वल टू A e रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। देखो भाई, जहां पर भी टेम्परेचर आए आंखें बंद करके आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में ही सोचना। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन ही लिख देने का पेज पर। ठीक है, अब मुझे सीधा रिलेशन चाहिए K वर्सेस T का, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कौन से टाइप का है, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम अपॉन एक्स। कौन से टाइप का है, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम अपॉन एक्स। ठीक है, कौन सा होगा भाई, ये वाला। कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है,
y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम अपॉन एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में है t, दैट्स वाई माइनस एम अपॉन एक्स, राइट। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ln t हाफ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं थोड़ा ही। देखो देखो जहां पर भी बात आए अगर टेम्परेचर की आरएनएस इक्वेशन ही लगाना है, k इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस e a अपॉन rt। देखो ये सारे जीरो ऑर्डर के हैं, जीरो ऑर्डर, ठीक है, सारे जीरो ऑर्डर के ग्राफ है, राइट। सो k इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस e a अपॉन rt। अब उसने हाफ लाइफ के बारे में बात की है, तो हाफ लाइफ मुझे फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू a अपॉन 2t हाफ, ठीक है, बस इसको रख दो वहां पर, a अपॉन 2t हाफ इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस e a अपॉन rt, ठीक है। अब बात कर रहा है वो ln t हाफ की, किसकी बात कर रहा है? ln t हाफ। देखो अगर मैं इसको लिख दूं, उल्टा कर दूं, क्योंकि मुझे ln t हाफ चाहिए, t हाफ ऊपर चाहिए मुझे, तो 2t हाफ अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a e रेस टू माइनस e a अपॉन rt। रेसिप्रोकल लिया भाई सबका। अब देखो 1 अपॉन e रेस टू माइनस x, इसका मतलब क्या होगा भाई? 1 अपॉन e रेस टू x। ये जो 1 अपॉन e रेस टू x से वो ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा e रेस टू माइनस x, क्या हो जाएगा? e रेस टू x, ठीक है। सिंपल मैथ्स है भाई, सिंपल मैथ्स। सो 1 अपॉन a e रेस टू माइनस x, तो e रेस टू माइनस x क्या होता है? 1 अपॉन e रेस टू x, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो ऊपर चला गया। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू प्लस ई ए अपॉन आर टी, तो ये ऊपर चला गया, इसलिए आ जाएगा ई रेस टू ई ए अपॉन आर टी अपॉन ए, ठीक है। अब क्या मिला मुझे? therefore 2t हाफ अपॉन a इज इक्वल टू ई रेस टू ये अपॉन आर टी अपॉन ए, ये मिला मुझे। अब मुझे ln चाहिए, क्या चाहिए? ln, राइट। सो देखो ln t हाफ प्लस ये a को इस तरफ ले आता हूँ भाई, सो ये a इस तरफ आ जाएगा, सो 2a अपॉन a, राइट। अब मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ, ln 2a अपॉन a प्लस ln t1 हाफ इज इक्वल टू, इसका अगर ln लूंगा भाई तो क्या होगा? ln e रेस टू प्लस e a अपॉन r t प्लस e a अपॉन r t। सो अल्टीमेटली ये बन जाएगा, ये e a अपॉन r t आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e a अपॉन r t। क्या बन जाएगा भाई? e a अपॉन r t। देखो भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये उस तरफ चला गया, तो अल्टीमेटली ये आंसर आएगा। Therefore ln t1 half is equal to a अपॉन आर टी माइनस, ये टर्म उस तरफ चली गई, ln 2a अपॉन a, ठीक है। कौन सा फॉर्म है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, राइट, माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये आ गया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन। सो दिस टाइप इज, सो देखो कौन से टाइप का हुआ, देखो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला आंसर? देखो भाई ये वाला ग्राफ थोड़ा अच्छा ग्राफ है, देखो ध्यान से, किसके बीच में रिलेशन चाहिए? ln t हाफ वर्सेस टेम्परेचर 1 अपॉन टी। देखो जहां पर भी टेम्परेचर आए आरएनएस इक्वेशन की बात करनी है। आरएनएस इक्वेशन क्या है? k इज इक्वल टू a e रेस टू माइनस e a अपॉन r t, ठीक है। अब मुझे t हाफ लाना है, t हाफ कहां से आएगा? यहां से। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t हाफ
इज इक्वल टू ए अपॉन 2 के फॉर जीरो ऑर्डर है ना, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। देयरफॉर k इज इक्वल टू a अपॉन 2t हाफ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा। देयरफॉर k की जगह लिख रहा हूं मैं a अपॉन 2t हाफ इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस e a अपॉन r t, ठीक है। अब मुझे 2t हाफ चाहिए तो 2t हाफ को ऊपर लिखूंगा मैं, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ भाई, राइट। रेसिप्रोकल 2t1 हाफ अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a e रेज टू माइनस e a अपॉन r t, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया, राइट। अभी a जो है वो उस तरफ चला जाएगा, ये जो है वो उस तरफ चला जाएगा। 2a कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स ये टर्म है, 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स। अब देखो कोई भी टर्म की माइनस पावर मतलब क्या होता है, 1 अपॉन पॉजिटिव पावर, 1 अपॉन पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो ई रेज टू माइनस एक्स उसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन ई रेज टू प्लस एक्स। अब ये जो 1 अपॉन ई रेज टू एक्स होता है वो क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, e रेज टू x हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये हो जाएगा, therefore 2a t1 हाफ अपॉन a इज इक्वल टू e रेज टू प्लस ea अपॉन rt प्लस ea अपॉन rt, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई क्या चाहिए मुझे, ln चाहिए। सो ln 2a अपॉन a प्लस ln t हाफ, क्यों भाई प्लस किया, ln a इंटू बी इज इक्वल टू वॉट, ln a प्लस ln b, ठीक है। तो इसको मैंने पूरे टर्म को a लिया और इसके पूरे टर्म को b लिया, क्यों, मुझे ln t हाफ चाहिए, मुझे ln t हाफ चाहिए। दैट्स व्हाई पूरे इस टर्म को अलग कर दिया, ln 2a अपॉन a प्लस ln t हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, e रेज टू e a अपॉन r t। सॉरी यहाँ पर भी मुझे ln लेना है भाई, सॉरी। सो ln e रेज टू e a अपॉन r t। देखो नेचुरल लॉग e रेज टू पावर, सो ln e टू द बेस e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा। दैट्स व्हाई ln 2a अपॉन a प्लस ln t1 हाफ इज इक्वल टू e a अपॉन r t इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी, राइट। दैट्स व्हाई मुझे ln t हाफ चाहिए भाई, तो मैं ln t हाफ रहने दूंगा उस तरफ, बाकी टर्म को उस तरफ ले जाऊंगा। सो ए अपॉन आर टी माइनस ln 2a अपॉन ए, ln 2 कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, ठीक है। अब ये कौन सा टर्म हुआ भाई, कौन से टाइप का हो, देखो सब कुछ सिंपलीफाई हो गया है। मुझे ln t हाफ मिल गया, मुझे 1 अपॉन t भी मिल गया राइट साइड पर, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का हुआ, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, देखो e अपॉन r m इंटू एक्स 1 अपॉन t, m इंटू एक्स माइनस c। सर ऐसा कोई तो सीखा है नहीं, ऐसा कोई तो सीखा नहीं, mx प्लस c सीखा है, mx माइनस c नहीं सीखा है भाई। देखो mx माइनस c मतलब mx प्लस c ले सकते हैं, क्यों, चलो प्लस करना है तो देखो क्या करेंगे। अब देखो ln 1 अपॉन a होगा, तो अगर मैं उसको ln a लिखना है तो माइनस ln a हो जाता है, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, नए टर्म में लिखते हैं ln 2a अपॉन a, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रीराइट करता हूँ, ln t हाफ इज इक्वल टू e अपॉन आर टी प्लस, अब देखो प्लस कर दिया, दैट्स व्हाई ln e अपॉन 2 कैपिटल A। अब देखो आ गया, अब देखो आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। कौन से टाइप का है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस वन वेयर m क्या है, e अपॉन r, और c क्या है भाई, c ln
2a अपॉन a ln सॉरी a अपॉन 2a a अपॉन 2a, ठीक है, दिस इज ln a अपॉन 2a, दिस इज इंटरसेप्ट c, राइट। अब मुझे पूछे कोई log t हाफ वर्सेस 1 अपॉन t, तो सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2.303, दैट इज log t हाफ वर्सेस 1 अपॉन t। दिस इज ऑल अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन।